हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सब्जेक्ट। मेरा नाम है मोहित पंत। हम आरआरबी जेई CBD2 की क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे और आज हम एक क्वेश्चन सीरीज चूज कर रहे हैं जो कि CBD2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरुआत करें क्वेश्चन होगी। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इन अ सर्किट लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द करंट देन इट इज किसी परिपथ पे एक अवयव के अक्रॉस वोल्ट इससे प्रवाहित धारा के रैखिक रूप से समानुपाती है, तब ये क्या है। देखो, इसका जो सही आंसर है वो है रजिस्टर। क्यों? क्योंकि रजिस्टर अगर मैं ले लूं तो मैं पता है ओम्स लॉ क्या होता है। अगर मैंने आर है यहाँ अगर मैंने वी अप्लाई करा और करंट क्या फ्लो करी आई, तो वी इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है। ठीक है, और जो वी जो होती है डायरेक्ट की प्रोपोर्शनल किसकी होती है, करंट की होती है। और जो वी आई का जो ग्राफ आता है वो ग्राफ भी क्या आता है, सीधा ग्राफ आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, रजिस्टर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पैसिव डिवाइसेस। पैसिव डिवाइसेस का कौन सा ग्रुप है। देखो, डिवाइसेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव जो होता है एनर्जी प्रोवाइड करता है, पैसिव क्या होता है जो एनर्जी को कंज्यूम करता है। ठीक है, तो पहले अगर ऑप्शन करें तो पहले ऑप्शन में हमें बताना कि कौन सा ग्रुप है। तो पहले ऑप्शन मेरे पास है डायोड। डायोड एक पैसिव डिवाइस है, कैपेसिटर एक पैसिव डिवाइस है, इंडक्टर एक पैसिव डिवाइस है, बट ट्रांजिस्टर एक एक्टिव डिवाइस है। तो ये सारे पैसिव डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या है, रजिस्टर। रजिस्टर एक पैसिव डिवाइस है, कैपेसिटर एक पैसिव डिवाइस है, इंडक्टर एक पैसिव डिवाइस है, बट ट्रांजिस्टर एक एक्टिव डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर से एम्पलीफायर बनते हैं। तो ये ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसफार्मर, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। ट्रांसफार्मर भी ट्रांसफार्मर पैसिव डिवाइस है, रजिस्टर भी पैसिव डिवाइस है, कैपेसिटर भी पैसिव डिवाइस है, इंडक्टर भी पैसिव डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या हो गया, राइट हो गया। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, ये पैसिव डिवाइस है, ये पैसिव है, ये पैसिव है, बट ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या होगा, गलत हो गया। तो उसका आंसर सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। द लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी अराउंड क्लोज पाथ इज इक्वल टू द करंट इनक्लोज बाय द पाथ। दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद। एक बंद पाथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का लाइन समाकलन पथ एवं द्वारा इनक्लोड धारा के बराबर है। यह कथन किस नियम के संबंधित है। देखो, जो ये कथन है ये बेसिकली होता है एम्पेयर सर्कुलर लॉ। इसको हम लिखते हैं ऐसे हैं, H.dl इज इक्वल टू टोटल नेट करंट। ऐसा लिखा जाता, इसको ऐसे लिखते हैं। और कभी कभार उसको बुक में ऐसे भी लिखा जाता है, B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ऐसे भी लिखा जाता है। ये जो मैंने यहाँ पे ये बना रखा है इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। और यहाँ पे गोला लगा होता है, इस गोले का नाम होता है लाइन इंटीग्रल। क्या नाम होता है, लाइन इंटीग्रल होता है। क्या नाम होता है इसका, लाइन इंटीग्रल होता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या हो गया, राइट हो गया। कुलाम्स लॉ क्या होता है, दो चार्ज के बीच का फोर्स होता है, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। गॉस लॉ हमारा नहीं आता। लेंज लॉ हमारा E इक्वल टू माइनस NdΦ/dt वाला फॉर्मूला लगता है। तो ये मेरा लेंज लॉ होता है, यहाँ पे माइनस साइन लेंज लॉ की वजह से आता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या है, सही है। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पेयर सर्कुलर लॉ बोलते हैं। ये भी ठीक है, और कई बार बुक में आता है आपको एक्सप्रेशन, ये भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट। कौन सा रिलेशन को हमारा ये इनकरेक्ट है। पहले हमें पावर रिलेशन दिया, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, बिल्कुल सही है। R इज इक्वल टू रो एल बाई, ये फॉर्मूला आपका गलत है। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला सही होता है। पावर इज इक्वल टू P इंटू आई, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। और V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, ये बिल्कुल भी सही है। तो कौन सा रिलेशन ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी मेरा सही जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन अ क्लोज सर्किट। किसी क्लोज सर्किट में V और I का रेशियो क्या होता है। अगर मेरे पास एक क्लोज सर्किट है, उसमें सारे एलिमेंट का सम मैंने ले लिया और यहाँ पे मैंने V अप्लाई करी और यहाँ पे मैंने करंट डाल दी, तो जो V अपॉन I का रेशियो रहता है ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट है, मतलब रहता है फिक्स रहता है इन दोनों का रेशियो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, और यही हमारा ओम्स लॉ भी होता है। ओम्स लॉ क्या होता है, V अपॉन I का रेशियो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है और इक्वल टू कितना होता है, R के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, मेरा राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ चार्ज, बहुत इजी है। चार्ज यूनिट क्या होती है, कुलाम होती है। देखो, चार्ज की यूनिट एम्पेयर आर भी हो सकती है, क्योंकि हम कई बार यूज करते हैं एम्पेयर आर भी लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है,
यहाँ से Q कितना आ गया, I इंटू टी आ गया, करंट यूनिट एम्पेयर, I की यूनिट ए, टाइम की यूनिट एम्पेयर। तो एम्पेयर आर भी चार्ज की यूनिट होती है। बैटरी में एमएच या एच का यूज करते हैं साइज बताने के लिए, वो भी चार्ज होता है। लेकिन जो एसआई यूनिट है जो वाइडली यूज करते हैं वो क्या होती है, कुलाम। तो जो सही आंसर है वो है सी। ठीक है, अगर कुलाम नहीं होता कोई और ऑप्शन हो तो आप उसके लिए टाइम पे क्या मेंशन करते हैं, एम्पेयर आर लिखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुलाम की जगह कुछ और होता, ठीक है, तो आपका सही आंसर एम्पेयर आर होता, बट कुलाम इज मोर एक्यूरेट, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को मार्क करेंगे। ठीक है, कि कभी भी क्वेश्चन में अगर ऐसे दो ऑप्शन आए जो सेम टाइप जो सेम उसके हैं, तो जो ज्यादा मतलब यूज किया जाता है उसका यूज करते हैं, तो एम कुलाम ज्यादा यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विल ओबे ओम्स लॉ, इनमें से कौन सा डिवाइस ओम लॉ ये फॉलो करता है। देखो रेक्टिफायर डायोड से आपका सेमीकंडक्टर से बना होता है, ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, आर्क लैम्प फॉलो नहीं करता, जीनर डायोड फॉलो नहीं करता। इसका जो सही आंसर है वो है इनकैंडेसेंट लैम्प। कहीं कहीं बुकों में इनकैंडेसेंट लैम्प को भी नहीं दिया है, बट अगर मैं इन सारे ऑप्शन को कंपेयर करूं तो इनकैंडेसेंट ज्यादा तौर से ओम्स लॉ को फॉलो करता है एक लिमिट तक का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनकैंडेसेंट लैम्प हो गया। आगे बढ़ते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर इज ओनली ड्यू टू, मेटल्स में जो करंट फ्लो करती है वो किसकी वजह से फ्लो करती है। देखो हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एक होता है मेटल, ठीक है, बेसिकली इसको हम सॉलिड भी बोल सकते हैं, एक हो गया हमारा लिक्विड, एक होती है हमारी गैस। मेटल में जो करंट फ्लो करते हैं वो फ्लो करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, केवल इलेक्ट्रॉन और कुछ नहीं। ठीक है, लिक्विड में जो करंट फ्लो करते हैं वो फ्लो करते हैं आयंस की वजह से, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन। ठीक है, गैस में जो करंट फ्लो करती है वो आयंस की वजह से भी फ्लो करती है और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी फ्लो करती है। तो हमसे पूछा है कि मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट फ्लो करती है इट बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो गया, राइट हो गया। इलेक्ट्रॉन बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पेयर दैट फ्लोज थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 9 ओम व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ इज 36 वोल्ट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें एक रजिस्टर दिया है, रजिस्टर कितने ओम का है, 9 ओम का है, और जहां लगा है उसके बीच का पोटेंशियल हमें गिवन है 36 वोल्ट गिवन है, और हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है करंट। ठीक है, तो करंट क्या होती है, V अपॉन आर, V कितना है 36 और ये कितना है 9, कितना आ गया आंसर आ गया 4 एम्पेयर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के लिए क्या ट्रू है, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू द डायोड, नहीं ये गलत है। ओम्स लॉ डायोड अप्लाई नहीं होता, बिकॉज डायोड नॉन लीनियर होते हैं, ओम्स लॉ वही लगता है जो आपका लीनियर आपके डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू डायोड, ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू वोल्टेज रेगुलेटर, नहीं ये गलत है, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेटर भी डायोड से बनते हैं, जीनर डायोड से बनते हैं, और वो भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, तो सी भी गलत है। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ट्रांजिस्टर, ये भी गलत है, क्योंकि ये भी नॉन लीनियर होते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट कि ओम्स लॉ डायोड एप्लीकेबल नहीं, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। 11th वाले में आते हैं, व्हाट विल द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट बिटवीन द एंड्स ऑफ अ रजिस्टर ऑफ 10 ओम करंट फ्लोइंग थ्रू पॉइंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक आपको एक रजिस्टर गिवन है हमें, ठीक है, ये इसके एंड्स है, हमें यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, और हमें रजिस्टर के गिवन है कितने ओम का, 10 ओम का गिवन है, और करंट कितनी फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है 3.5 एम्पियर फ्लो कर रही है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, आई कितना है 3.5 और रेजिस्टेंस कितना है 10, तो ये आ गया 35 वोल्ट। तो 35 वोल्ट इज आंसर, ऑप्शन नंबर इज राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच टाइम इन सेकंड विल बी टेकन बाय 40 कूलम चार्ज टू पास थ्रू अ पॉइंट इन अ सर्किट इफ द करंट इज 10 एम्पेयर। देखो ये एक एलिमेंट है, यहां से चार्ज कितने पास हो रहे हैं 40 कूलम। ठीक है, तो यहां से यहां पहुंचने में जो समय लगेगा t, हमें वो t निकालना है, यहां से घुसने में और यहां से बाहर निकलने में जो समय लगेगा वो t निकालना है। तो करंट क्या होती है, Q अपॉन टी, टी क्या हो गया Q बाय आई। चार्ज कितना है मेरे पास 40 कूलम, करंट कितनी है 8, इसको काट दो 5 सेकेंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सेटिस्फाई द एम्पेयर सर्किट लॉ। देखो आपको मैंने थोड़ी देर पहले एम्पेयर सर्किट लॉ का कॉन्सेप्ट समझाया था, देखो थोड़ी देर पहले यहाँ पे, ठीक है, अब दिखा देता हूँ एक बार आपको मैंने।
ये बी डॉट को क्वेश्चन देखो आपका बी डॉट डी एल समेशन ऑफ नेट, नेट करंट बोलते हैं। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है बी डॉट डी एल में, देखो बी डॉट डी एल म्यू नॉट, देखो समेशन ऑफ आई, ये सही है, यहाँ पे आई था ये गलत है, यहाँ स्क्वायर है ये भी गलत है, यहाँ स्क्वायर ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर मेरा ए क्या हो गया राइट। ठीक है ना, तो कई बार एच के टर्म में पूछता है, कई बार बी के टर्म में पूछ देता है। ठीक है, एक लॉ और होता है उसको बोलते हैं बायोट-सैवर्ट लॉ। क्या बोलता है बायोट-सैवर्ट लॉ, उसका भी एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट मैं आपको लिखा देता हूँ। वो कौन होता है डी बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज बायोट-सैवर्ट लॉ। इसका भी यूज मैग्नेटिक फील्ड निकालने में करते हैं। डिफरेंट इतना है कि ये डिफरेंशियल फॉर्म में होता है और ये इंटीग्रेशन फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर इज राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको 3 फॉर्मूला कहता हूँ, P इक्वल टू वी आई, दूसरा होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और थर्ड होता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो देखो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरा राइट है, P इक्वल टू वी स्क्वायर आर। ये सब ओम्स लॉ से निकलते हैं, बहुत ईजी है, वी स्क्वायर अपॉन आर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 ने विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स का कौन सा स्टेटमेंट है, वोल्टेज इज इक्वल ऑलवेज इक्वल टू करंट, नहीं तो ये नहीं कहता है। वोल्टेज इज इनवर्सली प्रपोर्शनल, ये बोल रहा है वी इक्वल टू आई, नहीं, वोल्टेज इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू करंट, ये भी नहीं होता, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी। करंट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वोल्टेज, ये बिल्कुल सही है, करंट डायरेक्टली वोल्टेज के होता है। करंट डज नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज, ये भी गलत है। देखो ओम्स लॉ के 3 एक्सप्रेशन मैं आपको मतलब बता देता हूँ। पहला एक्सप्रेशन क्या है, करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, वोल्टेज अप्लाइड। ये हो सकता हो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है वो प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के, ये भी लिखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है, V और I का जो रेशियो है ये क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये इक्वल टू आर होता है। ये तीनों ओम्स लॉ ही है, कहने के तरीके अलग अलग हैं। कई बोल सकता है I प्रोपोर्शनल टू V, कई बोलेगा V प्रोपोर्शनल टू I, कई बोलेगा V अपॉन I का रेशियो क्या है, कांस्टेंट। तो आप कंफ्यूज मत होना, तीनों क्या है, ओम्स लॉ ही है। तो ऑप्शन नंबर मेरा जो सी है वो क्या हो गया, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू किस सर्किट में, कांस्टेंट एंड वेरिएबल टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, वेरिएबल टेम्परेचर, एनी ऑफ द। देखो ओम्स लॉ तभी वैलिड होता है जब आपका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या कहता है ओम्स लॉ कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी सर्किट में जो किसी भी एलिमेंट में फ्लो होने वाली करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, वोल्टेज के। बट कंडीशन क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन सेम रहनी चाहिए, फिजिकल कंडीशन, और टेम्परेचर क्या रहना चाहिए आपका, कांस्टेंट रहना चाहिए। क्यों, अगर टेम्परेचर चेंज हो गया, देखो हमारा आई प्रोपोर्शनल टू वी है, तुम क्या लिखेंगे वी अपॉन आर लिखेंगे, यहाँ पे आर एक कांस्टेंट है। अगर मेरा क्या होगा, टेम्परेचर चेंज हो गया तो ये आर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस केस में आई जो है वी के संग आर के प्रोपोर्शनल भी हो जाएगा, तो यहाँ पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। इसलिए ओम्स लॉ के लिए कंडीशन क्या है, टेम्परेचर हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इमोबाइल। इमोबाइल दो चीजें, कैरियर हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक है, चार्ज कैरियर जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं चार्ज कैरियर, काम क्या होता है, करंट को फ्लो कराना। क्या करते हैं ये, फ्लो ऑफ करंट करते हैं। क्या करते हैं, फ्लो ऑफ करंट करते हैं, ये करंट को फ्लो करवाते हैं। चार्ज कैरियर आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट होते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर, क्या होते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर, और एक होता है इमोबाइल। ठीक है, इनका मैं आपको मतलब बताऊंगा। मोबाइल का मतलब है जो मूव कर सकते हैं, यहां से वहां मूव कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, क्या मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, होल्स मूव करते हैं। ये सब क्या होता है, मोबाइल चार्ज कैरियर, और इनसे करंट फ्लो होती है। इनसे क्या होती है, करंट फ्लो होती है, क्योंकि ये मूव कर सकते हैं, करंट फ्लो कराएंगे। लेकिन जो इमोबाइल्स हैं, जो मूव नहीं कर सकते, कांट मूव, कैन नॉट मूव, कैन नॉट मूव, ये मूव ही नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं आयंस आते हैं। क्या आते हैं, आयंस, दोनों आयंस आते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ये करंट फ्लो नहीं करा सकते सॉलिड्स में, इसलिए इनसे कोई करंट फ्लो नहीं करती। तो हमसे पूछ रहा है कि इमोबाइल्स कौन होते हैं। इमोबाइल्स हमारे आयंस होते हैं जो करंट फ्लो नहीं करा सकते हैं सॉलिड्स में। लिक्विड में करंट फ्लो करा सकते हैं, बट सॉलिड में करंट फ्लो ये नहीं करा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, डिटरमाइन द पावर इन वॉट डिसिपेटेड बाय अ 16 ओम रजिस्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 32 इज अप्लाइड। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास एक रजिस्टर है, ये कितने ओम का है, 16 ओम का है,
और हमने यहाँ पे वोल्टेज कितनी अप्लाई करी, 32 वोल्ट। बताना है कि ये पावर कितनी ऑब्जॉर्व करेगा। देखो हमें V पता है, R पता है, तो पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। मैं डाल दूंगा 32 का स्क्वायर अपॉन 16, तो 32 इंटू 32/16, ये कट गया इससे 2, ये आ गया 64 वॉट। 64 वॉट आ गया। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाउ मच पावर विल बी डिसिपेटेड बाय अ 5 ओम रजिस्टर इन विच द करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो। ये भी इसी को, इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन में हमें वोल्टेज दी थी और आर दिया है, पावर निकालनी है। यहाँ पे हमें करंट दी है और आर दिया है, तो पावर निकालनी है। दो का जब हमें करंट दी रहती है, करंट कितनी दी है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम। तो अगर मुझे पावर के टर्म, करंट के टर्म में निकालनी है पावर, तो फॉर्मूला होता है I²R। आई कितना है 2 का स्क्वायर, ये तो 5 हो गया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 इंटू 5 कितना आ गया 20 वॉट आ गया। कितना आ गया 20 वॉट। आगे बढ़ते हैं, 20 वॉट, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। हमें रेजिस्टेंस डायमेंशन फॉर्म निकालना है। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है V/I। तो पहले मैं इनके डायमेंशन निकालता हूं। पहले निकालता हूं V क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क पर क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज। तो फोर्स का क्या होता है mL/T⁻²। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है L। चार्ज, चार्ज का क्या होता है I=Q/T। चार्ज का होता है AT, I×T कितना हो जाएगा A×T हो जाता है। तो चार्ज का कितना हो जाएगा A×T। ठीक है, तो उसको ऊपर लेके आता हूं, कितना आएगा M, ये L², एक T ऊपर आ गया T⁻³ ए ऊपर आ गया A⁻⁻1। ठीक है, फिर ऊपर इसके लिए आप M की वैल्यू M आ गया M L² T⁻³ A⁻1 और इसका भी A हो गया, चला गया ऊपर। तो अच्छा, डायमेंशन में क्यों कहाँ से गलत दे रखा है उन्होंने फॉर्मूला, तो A आता है फॉर्मूला। तो मैं A को भी काम करता हूँ, नीचे ले आता हूँ, T को भी नीचे ले आता हूँ, तो फॉर्मूला हो गया ML², A नीचे आ गया A का स्क्वायर, ठीक है, और T भी नीचे आ गया T का क्यूब हो गया। तो फॉर्मूला बन गया ML²/A² T का क्यूब। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। तो अब इन्होंने क्या करा, हमारा डायमेंशन फॉर्मूला ये आया। अब इन्होंने बेसिकली क्या करा है, ये जो ML² है, ठीक है, ये A² हो गया, ये T² यहां पे ले आओ और एक T बाहर छोड़ दो, तो इन्होंने इसको Q मान लिया है। तो फॉर्मूला बन गया ML² A×T, चार्ज होता है Q, तो चार्ज को Q² मान लिया इंटू T मान लिया। तो देखा जाए इसका जो उन्होंने आंसर दिया वो A दिया है, बट असल में ये कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज Q कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। इसका जो सही आंसर है वो ये है, जो मैंने आपको यहाँ लिखा रखा है आपको, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा A और T को साथ देके उसको Q में लिया है। तो ऑप्शन नंबर मेरा A क्या हो गया, राइट हो गया। बट क्या करें, क्वेश्चन आ रखा है, बट उसका सही आंसर है अगर आप निकालोगे तो सही आंसर है ML² T का क्यूब। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू हमें क्वेश्चन मूव करना है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो ओके देन, आज के लिए इतना ही। आज हमने लगभग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे बेसिक टेक्निकल क्वेश्चन करे। ठीक है, आपके अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके अपने भी कोई डाउट्स हैं हमसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्लियर करवा दूंगा। अगर आपके किसी टॉपिक्स के रिलेटेड डाउट है उसको भी मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई, आज का लेक्चर पसंद आए, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।